श्री सुदेश महतो जी जो कि अध्यक्ष हैं आंसू से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सुदेश जी के बारे में क्या कहें, युवा नेता है और लगातार देखिए खेल से भी जुड़े रहते हैं। तो आज इनके जरिए इस मंच पर हम जानेंगे कि कैसे आप हर क्षेत्र में आगे बढ़े और झारखंड ने जो सपना देखा है उसको कैसे साकार करें। बिल्कुल अंजलि, और क्योंकि आंसू के अध्यक्ष भी ये है और क्योंकि आज हम सुदेश जी इमर्जिंग झारखंड के इस मंच में, ग्रैंड फिनाले के इस मंच में गोवा की धरती पर बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो जी परिवार की ओर से आपका स्वागत है। और पहला सवाल यही है मेरा कि आखिर और कितना वक्त लगेगा झारखंड को डेवलप होने में, क्या विजन होना चाहिए कि आने वाले दिनों में हम इमर्जिंग झारखंड की बजाय डेवलप झारखंड की बात करें। मैं पहले जी टीवी के इस कार्यक्रम को अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं, आभार करता हूं। मनीष जी, आप झारखंड से जुड़े हुए हैं और आपका चैनल भी लगातार झारखंड से जुड़ा हुआ है। आज एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपने तैयार किया, चूंकि बातें होनी चाहिए, चर्चाएं होनी चाहिए, विजन्स आने चाहिए। स्थल जरूर हम लोग ने चुना है जो शायद सेम ही कुछ विषयों पर झारखंड से मिलता जुलता है और शायद इसी के आसपास में संभावनाएं भी दिखती है। मैं अभी जितना सुन रहा था और झारखंड को चूंकि जितना समझता हूँ, चूंकि इस राज्य के लिए तो पहला कि स्वाभाविक राज्य है नहीं। इस राज्य के गठन से चिंतन शुरू होनी चाहिए कि लोगों की भावना, लोगों के साथ जुड़ना चाहिए। पॉलिटिकली लोग आएंगे, गवर्नमेंट बनेंगी, आगे बढ़ेंगे, ये होगा। पर जिस राज्य को हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं उस राज्य का चिंतन ज्यादा होना है। एक लंबा समय संघर्ष से बीता है, 200 साल का संघर्ष का इतिहास प्रदेश या उससे भी ज्यादा, जिनका नाम हम लोग लेते हैं, जिनको भगवान तुल्य लोगों ने माना। और ब्रिटिश शासन के खिलाफ में लड़ाई प्रारंभ होती है भूमिपुत्रों का, और वहां से लेकर अपने आजाद भारत के अंदर ही अपनी आजादी के लिए इतना लंबा फाइट करने वाला पहला प्रदेश है ये। संवारने में, संभालने में, आगे बढ़ाने में समय लगेगा और समय लगता है। लेकिन अभी जिस उदयमान झारखंड की बात कर रहे हैं, चूंकि उदयमान इसलिए कर रहे हैं कि झारखंड को सरसरी निगाहों से देखेंगे तो संभावना ही दिखती है। झारखंड के बारे कोई भी चिंतक, कोई भी पॉलिटिशियन या कोई भी झारखंड की अर्थव्यवस्था को देखकर ये सोच सकता है कि झारखंड को कहां होना चाहिए। लेकिन उसके अनुपात में लीडरशिप, नेतृत्व, वो बहुत मायने रखता है कि आपके पास इतनी पूंजी है, पूंजी को घटाना है कि बढ़ाना है। तो झारखंड बिल्कुल उसी तरह से है। इस पूंजी को आगे बढ़ाने के लिए बेहतर लीडरशिप की जरूरत पड़ेगी। सरकारें बनी, आगे चला, 20 साल का सफर हुआ है। लेकिन मेरा सोच थोड़ा इस सब में अलग है कि झारखंड के लिए जो बेसिकली फोकस, मैं भी मुख्यमंत्री जी को भी सुन रहा था, फोकस हमेशा और पहले भी हमेशा लगातार होता है कि यहाँ के माइंड्स को फोकस किया जाता है कि आप भी लगातार एंकरिंग कर रहे हैं, आप भी बात करते हैं। झारखंड के पास इतने संसाधन है, इतने कोयला है, इतना आयरन ओर है, या फिर झारखंड के लिए आप बोलते जाएंगे तो जवाब यही आएगा कि सब चीज लगभग यूरेनियम तक झारखंड में है। लोगों ने इसके लिए, आप देखेंगे, जिसको आप जितना फोकस करेंगे उसके लिए काम होता है। भारत सरकार की जितनी भी एजेंसियां हैं जो इसमें काम कर रही हैं, गवर्नमेंट के पार्ट के रूप में काम कर रही है, CCL, BCCL, ये झारखंड आजादी के पहले से ये काम चल रहा है। झारखंड बना, झारखंड के बाद भी गवर्नमेंट के जो पार्ट हैं उसमें काम हो रहा है। तो फोकस जो आपने कर दिया, लोगों ने कर दिया, सब लोगों की चिंता जहां केंद्र होता है कि हम पर, यहां के माइंस पर, तो उसके लिए काम हुए हैं, उसके लिए रूट बने हैं। इस राज्य से कोयले कैसे निकाले जाएंगे उसके लिए ट्रेन की पटरियां बिछी है। लेकिन आज भी गुमला, सिमडेगा, वेस्ट सिंहभूम, वहां ट्रेन नहीं पहुंच पाई। लोगों के आवागमन के लिए अभी भी कोई ट्रेन नहीं बना। लेकिन कोयला कहां से निकल के कहां जाएगा उसका विस्तार हो जाता है, उसकी सड़कें बन जाती है, रेल विस्तार हो जाता है। उस इकोनॉमी को कैसे देश सेवा में लगा दें, लोग इसके लिए जरूर प्लान कर लेते हैं। लेकिन वहां के मानव संसाधन पर, जो ह्यूमन रिसोर्स है, लोगों का चिंता वहां से शुरू होना चाहिए कि जब भी राज्य को देखो उसकी संपत्ति ना देखो, वहां के मानव संसाधन पर जितना काम होना चाहिए था उसमें नहीं हुआ है। मानव संसाधन का कोई प्लान नहीं है। मानव संसाधन मतलब इस प्रदेश को किस रूप से जाना जाता है,
ये प्रदेश आज के दिन में दूसरा कोई परिचय अगर हम हमसे पूछेंगे, दूसरा परिचय लेबर स्टेट के रूप में जाना जाता है। ये पूरे देश में सबसे ज्यादा लेबर फाइट करता है। लगभग 18 लाख लोग बाहर काम करते हैं, अपना रोजी रोटी के लिए बाहर जाते हैं। इसलिए मैंने कहा कि मानव संसाधन का पहला पार्ट हो जाता है कि उनकी पढ़ाई लिखाई बेहतर हो, उनके लिए स्किल आज के दिन में चूंकि सीधे से ज्यादा स्किल लेबर का ज्यादा जरूरत पड़ता है, उसमें कौशलता होनी चाहिए। हायर एजुकेशन का कोई तैयारी नहीं रहता है। हायर एजुकेशन में हम अपने बच्चों को रोक नहीं पाते हैं। सारे लोग या तो अपने दूसरे राज्य में अपनी उच्च शिक्षा के लिए चले जाते हैं या अब्रॉड भी जाके कुछ लोग अब पढ़ाई कर रहे हैं। ये कंसेप्ट आ गया है आज के दिन में। तो बेसिक चीजों पर उसके रिकॉर्ड्स देखो, जहां काम करना है। मैं किसी को दोष नहीं देता हूं, लेकिन मैं फोकस कर रहा हूं कि हमें कहां काम करना चाहिए। क्लास 1 से लेकर 12 तक आप ड्रॉप आउट बच्चे शायद पूरे देश में सबसे ज्यादा हमारे, तो करीबन 26% बच्चे जो 1 क्लास में एडमिशन लेते हैं, जो वो 26% घट जाते हैं 12 करते करते। माने 12 तक की पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती है। क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? एजुकेशन सिस्टम में किस तरह से बदलाव होना चाहिए? नहीं, आपको प्लान करना पड़ेगा। आपको बदलाव की जरूरत नहीं, प्लान करने की जरूरत है कि आप उतने बच्चों को रेगुलर जो स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, क्यों नहीं आ पा रहे हैं? क्योंकि जिस प्रदेश की आधी आबादी बिलो प्रॉपर्टी लैंड है, गरीबी रेखा से नीचे गुजर रही है, उन्हीं का कोई परिवार अपना रोजी रोटी के लिए, आप लेबर के भी 3 क्लास होते हैं ना, जनरल क्लास होते हैं, एक लेबर जनरल लेबर के रूप में, एक सेमी स्किल होता है और स्किल होता है। तो हमारा आप जो 18 लाख है उसमें से अधिकतर जनरल लेबर मिलते हैं। और आप जिनसे भी किसी लेबर से पूछो कि जो बाहर काम करने जाते हैं, उनको 12 घंटा काम करते हैं और इनसे लेबर के रूप में सारे तरह के काम कराए जाते हैं। हमारा परिचय कभी लेबर से ऊपर नहीं आया। देखो दूसरे परिचय देखो, केरल का परिचय देखो। केरल भी एक स्टेट है जिसने अपने एजुकेशन सिस्टम में लोगों को बेहतर रूप से जकड़ कर रखा, पढ़ाई बेहतर हुई। वहां का लिटरेसी रेट को देखो आप, और उसके परिणाम क्या है कि वहां से जो दीदी निकलती है, वहां से भी लोग काम करने बाहर निकलते हैं, लेकिन वो जब निकलते हैं तो ये दाई बन के नहीं निकलते हैं, वो नर्स बन के निकलते हैं। ये दोनों में अंतर है। वो नर्स बन के सुदेश महतो जी, इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 22वें साल में झारखंड राज्य है और किसी भी प्रदेश की तरक्की के लिए राजनीतिक स्थिरता बहुत जरूरी होती है। इस लिहाज से अगर बात करें तो शुरुआत के दौर में अस्थिरता राजनीतिक तौर पर रही, लेकिन मौजूदा सरकार अपना सफल कार्यकाल पूरी कर रहा है और उसके पहले भी 5 साल की सरकार ने अपना पूरा वक्त बिताया। मैं 2 पार्ट में आपसे समझना चाहूंगा जिन समस्याओं का आप जिक्र कर रहे हैं। राजनीतिक अस्थिरता भी क्या इसका एक कारण रही, और अब जब से राजनीतिक स्थिरता आई, परमानेंट सरकारें आ रही हैं, 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा कर रही हैं, तो उसके बाद जो रुकावटें थी वो आगे चलकर दूर हो रही हैं? नहीं, ये कारण में से कई कारणों में से वो एक कारण हो सकता है कि वो भी हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर हो सकता है, जो उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र रहा वो भी हो सकता है। लेकिन इन सब का विकल्प लीडरशिप है। इन सब का विकल्प, इसका विकल्प क्या होगा? एक अच्छा लीडरशिप इनका विकल्प खोजता है और आपको वर्क प्लान बताना चाहिए। जरूरी नहीं है कि मैं कहां कह रहा हूं कि 5 साल के अंदर सब चीजें पूरी हो जाएंगी। आज पूरा देश में अमृत उत्सव मनाया जा रहा है। आप देश के जो डेवलपमेंट के नीड्स हैं, जो मूल आधार माने जाते हैं विकास के, उसमें से पूरा देश इतने साल, इतने प्रधानमंत्री, इतने मंत्री, इतना बड़ा सिस्टम, इतने पार्लियामेंट मेंबर, इतने राज्यसभा के मेंबर, इतनी गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट गई, अच्छे अच्छे लीडर लोगों को देश को मिले, बावजूद इन 5 इंडेक्स को शुरू में केवल मैं बोल दूं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, पानी के क्षेत्र में हो, वो आपका कृषि के क्षेत्र में हो, या आपके रोजगार के क्षेत्र में हो, कोई एक बेसिक इंडेक्स कि पूरे भारत को शुद्ध पानी मिल रहा है, कोई खड़ा होकर तो नहीं बोल सकता है कि मैं पूरे देश में आज पीने का पानी, स्वच्छ पानी लोगों को मिल रहा है। ऐसा संभव हुआ है क्या? 75वां साल हम लोग मना रहे हैं, तो ऐसा होता नहीं। लेकिन एक ऐसा हो सकता है कि लीडरशिप अच्छी रहेंगी तो हो सकता है। प्रारंभ काल में पूरा भारत में एक उदाहरण बना, जब कामराज का शासन आया अंडू में, तो एक गांव को कैसे विकसित, राज्य को कैसे विकसित किया जाएगा, उन्होंने एक प्लान किया है। उन्होंने प्लान किया कि हर पंचायत में एक हाई स्कूल होना चाहिए। उन्होंने उस समय की लिटरेसी रेट तमिलनाडु का आप देख लो और उनके नेतृत्व के बाद लिटरेसी रेट देखो, आज तमिलनाडु कहां गया। एक अच्छा बेस रखा जाएगा ना एक लीडरशिप से, तो फिर वो पटरी में आता है, फिर वो आगे बढ़ता है। तो ये बेसिक रूप से मैं इसी मानव संसाधन की बात कर रहा था। इस पे ज्यादा जोर देना है, इस पे ज्यादा फोकस करना है और उसका वर्क प्लान लोग जानना चाहते हैं।
गवर्नमेंटें आएंगी चली जाएंगी, लेकिन किसने अच्छा प्लान राज्य के लिए, राज्य के लोगों के लिए अच्छा प्लान बने, ये ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। और सुदेश जी, क्योंकि जब भी झारखंड का जिक्र होता है रविंद्र, तो झारखंड के जो पर्यटक स्थल है वो इंटरनेशनल लेवल पर भी लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। चाहे वो बाबा बैद्यनाथ धाम की बात करें, आस्था का लोगों का मामला है, या फिर जो दूसरे बेतला नेशनल पार्क की बात करें, या दलमा फॉल की बात करें, या दूसरे फॉल्स की भी बात करें, तो टूरिज्म को लेकर के आपका क्या एक्शन प्लान है? जी रविंद्र। बिल्कुल, ये जरूरी बात है कि जैसा हम लगातार कह रहे हैं कि अपार संभावनाएं हैं, लेकिन जो संभावनाएं हैं क्या उनके साथ सही तरीके से न्याय हो पा रहा है? अगर नहीं हो पा रहा है तो ये कैसे संभव हो सकता है? मुझे तो अपना प्रदेश पर बड़ा गर्व है। झारखंड जैसा सुकून देने वाला, झारखंड जैसा प्राकृतिक सौंदर्य का इस भारत के अंदर कोई राज्य नहीं है। सवाल है कि इन चीजों को हम कैसे रख रहे हैं, इसके लिए क्या प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, इसके लिए नेटवर्किंग मेरा कैसे है, ये ज्यादा मायने रखता है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, जहां हम आज आए हैं, सारे मेहमान बनकर आए हैं, यहां पर एक फॉल है, दूध फॉल बोल के एक ना, एक क्या बोलते हैं उसको, दूध सागर फॉल। ये करीबन इसकी जो फॉल होता है, तो फॉल इसलिए जाना जाता है कि वाटरफॉल कितना ऊपर से गिर रहा है, वो ज्यादा अट्रैक्शन होता है। तो ये करीबन 310 मीटर के आसपास का है। ये आपका मेरे यहां हुर्रू फॉल है, इसकी इनसे ज्यादा है, करीब 400 के से ज्यादा पर से गिरता है। लेकिन हम इस मानचित्र में, अपने बात के मानचित्र में, उसको इतना जितना फुटफॉल यहां पर है उतना फुटफॉल हुर्रू में नहीं हो पाता है। क्योंकि जिस रूप से आप इन चीजों को परोसेंगे, जिस रूप की मानसिकता होगी, हमने अपने स्टेट को एक पर्यटन स्टेट के रूप में कभी भी आगे ले जाने की कोशिश ही नहीं की। हम कभी भी झारखंड में माइंस से बाहर का डिस्कशन ही नहीं किया। झारखंड की शेष संभावनाओं में टूरिज्म सबसे बेस्ट हो सकता है, इस पर हम लोग ने बात ही नहीं की। आज के दिन में रांची में रहना, इस देश के किसी बड़े शहर में रहना से ज्यादा सुकून देने वाला है कि वहां जाके लोग बिताए रांची में, उस प्लेटू के ऊपर, छोटा नागपुर प्लेटू के ऊपर आप समय बिताएंगे। मुझे लगता है देश का सबसे सुकून देने वाला हमारा राजधानी है, वहां आप समय बिता सकते हैं। आपको इस और प्लान करने की जरूरत है। कभी टूरिज्म पर प्लान नहीं हुआ, ना मेरा वाइज मार्केटिंग हुआ, इसको हमने कनेक्टिविटी नहीं बनाई, हमारा लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। ये विश्वास क्यों नहीं जमता है? हमारा विश्वास नहीं जम पाता है, हमारा विश्वास नहीं जम पाता है। लोग क्यों नहीं जा पाते हैं? किसी को विश्वास ही नहीं होता कि आपको नेतरहाट जाना है, किसी को विश्वास ही नहीं होता है कि तिलैया डैम जाना है। ये विश्वास, लॉ एंड ऑर्डर की जितनी घटनाएं हुई है, जितने पीछे दिन में जितनी घटनाएं हुई है, उससे उभार कर झारखंड के परिचय को बदलने का प्लान आपको करना पड़ेगा। सुदेश जी को कि ये मंच हम कह सकते हैं ग्रैंड फिनाले का मंच है, तो इस मंच से आप जो झारखंड और झारखंड के जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो झारखंड में आए, इन्वेस्ट करे और झारखंड को आगे ले जाने के लिए काम करे? साथ ही साथ जिस ह्यूमन रिसोर्स की आप बात कर रहे थे, उसको बढ़ाने के लिए, उसको हम कह सकते हैं कि एजुकेट करने के लिए, उसको ट्रेंड करने के लिए क्या कुछ एक्शन प्लान होना चाहिए और उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे इस मंच से? मैं अपने इन्वेस्टर से यही कहूंगा कि झारखंड में तो इन्वेस्टर बड़े बड़े नाम जुड़े हुए हैं। टाटा मदर इन्वेस्टर है वहां का, और 1906 में जब भारत आजाद नहीं हुआ तब से माइनिंग वहां हो रही है। अब उसके मूल पूंजी टाटा का वहीं से बनता है। टाटा आज के दिन में मिलियन की कंपनी बन गई। हम मुड़ के देखेंगे कि उनका योगदान क्या रहा। आज के दिन में वो चाहते तो अकेले झारखंड को बना सकते थे। उनकी अगर इच्छा रहती कि हमेशा मातृभूमि पर, अभी काफी डिस्कस हो रहा था, जिसने आपको पूंजी दिया, जिसने आपको बल दिया, उस प्रदेश को संभालने का आपके पास बहुत समय था। आज सबसे ज्यादा इंप्लॉयमेंट जनरेट, ये सब तो जैसे आपने आयरन और प्लांट लगा दिया या कोई प्लांट लगा दिया, आपने स्टील प्लांट लगा दिया, जॉब लिमिटेड होते हैं, एक बार में आता है रोजगार। लेकिन आज के दिन में तो तरीका बदला। जैसे टीसीएस आपने बनाया, उसके आधार पर आपने क्रिएट किया, 5 लाख पूरे देश में काम कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्रदेश में उसका जगह कहां है? अगर ये मेरे प्रदेश में होता, झारखंड में आपने ये पहल किया होता, तो हमारे झारखंड के बच्चों को ये अवसर और मिलता है। ये पहल करने का ही मंच है कि आखिर जो बातें आपने उठाई हैं उसको भी एड्रेस किया जाए आगे, और उसको भी आगे रखा जाए। सुदेश महतो जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा, और वक्त की थोड़ा सा कमी है। उत्तम वैष्णव जी को मंच पर आमंत्रित करूंगी, सराय और सम्मानित करें। और इस मंच पर देखिए
आज झारखंड के विकास पर भी मंथन हुआ और आने वाले वक्त में कैसे पर्यटन को बढ़ावा देना है। और देखिए यही तो मकसद है हमारा, कम एंड एक्सप्लोर झारखंड, ये थीम है कि आप झारखंड भी जाइए और वहां पर समझिए कि कैसे झारखंड आने वाले वक्त में तरक्की कर रहा है। तो स्वागत और सम्मान दिया जा रहा है सुदेश महतो जी का। तो देखिए ये मंच एक खासियत और एक हमने पहल की है कि गोवा में आकर, जी हाँ, गोवा में आकर एक ऐसी पहल की है कि झारखंड की तरक्की पर बात हो, विकास पर बात हो। और ये मोमेंटो आप देख रहे हैं, ये भी एक देखिए झारखंड की संस्कृति की पहचान है, जो कि लगातार झारखंड राज्य अपने संस्कृति को आगे बढ़ाते रहता है। और अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्री रविन्द्रनाथ महतो जी को मंच पर आमंत्रित करूंगी, जो कि झारखंड विधानसभा अध्यक्ष हैं। सर, आप मंच पर आइए।